तो बेटा देखो, हमसे बोला गया वेव थ्योरी। अब वेव थ्योरी समझने से पहले ना आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में वेव क्या होती है, व्हाट इज वेव। तो बेटा वेव जो होती है ना, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वेव क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है बेटा, जो प्रोड्यूस होती है जब हम कोई डिस्टरबेंस करते हैं बेटा। जैसे मैं कमरे में बैठा हूं, जब तक चुप रहूंगा सही है बेटा। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, तो मैंने एटमॉस्फेयर में एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी है। तो उससे क्या होगा, एक वेव प्रोड्यूस होगी बेटा। और वही वेव को हम साउंड बोलते हैं, जो आप तक पहुंच रही है अभी। ठीक है ना? तो वेव जो होती है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है बेटा। यहां पे हमें बोला गया वेव मोशन रिप्रेजेंट द प्रोपेगेशन ऑफ पीरियोडिक डिस्टरबेंस कैरिंग एनर्जी। जैसे मैंने अभी अभी बोला था, वेव मोशन क्या होता है? वेव मोशन एक डिस्टरबेंस है बेटा, जो पीरियोडिक है। पीरियोडिक मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद सेम डिस्टरबेंस रिपीट होगी, और उसमें एनर्जी होती है। तो मैंने भी यही बोला था, वेव जो होती है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो डिस्टरबेंस की वजह से प्रोड्यूस होती है। समझ गए? जैसे मान लो आपने क्या किया, एक पत्थर उठाया, उस पत्थर को आपने पानी में फेंक दिया, या जो बाल्टी में पानी पड़ा हुआ था उसमें आपने हाथ वगैरह डाल दिया या पत्थर फेंक दिया, तो उसमें भी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होती है बेटा। उसमें ना सर्कुलर वेव्स बनती हैं पानी के अंदर। तो वो वेव्स किस लिए बनी? डिस्टरबेंस की वजह से बनी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। जब आप इसे नोट्स में लिखोगे तो आपने नोट्स में ये वाली चीज मेंशन करनी है, वेव मोशन रिप्रेजेंट द प्रोपेगेशन ऑफ पीरियोडिक डिस्टरबेंस कैरिंग एनर्जी। ठीक है ना बेटा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अप एंड डाउन या वाइब्रेट करेगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इज ट्रांसमिटेड। इतना ही लिखना है बेटा आपने। तो वेव मोशन जो है वो एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है बेटा, जो होता है डिस्टरबेंस की वजह से, पीरियोडिक डिस्टरबेंस होता है। और ये एनर्जी को कैरी करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा, चाहे ऊपर नीचे मूव करे चाहे वाइब्रेट करे बेटा, तो वह एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि मैं बोल रहा हूं तो साउंड वेव्स आ रही हैं। समझ गए बेटा? अलग अलग तरह की वेव्स होती हैं। तो ये हमारे पास हमारी वेव की डेफिनेशन है। अब जनरली आप क्या करते हो, आप ना वेव को रिप्रेजेंट करते हो बेटा इस तरीके से। ये आप बना लोगे एक्सिस, और ये आपने बेटा वेव रिप्रेजेंट करनी है ऐसे, इस तरीके से। मतलब वेव जो होती है वो एक मिनिमम पॉइंट से स्टार्ट होगी, देन उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम होने के बाद डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होकर जीरो हो जाएगी। जीरो के बाद फिर से डिक्रीज होगी बेटा, नेगेटिव, देन जीरो, देन पॉजिटिव। यानी कि कहानी चलेगी जीरो टू पॉजिटिव, टू जीरो, टू नेगेटिव, टू जीरो, टू पॉजिटिव, एंड सो ऑन बेटा, चलता रहेगा। ठीक है ना? पॉजिटिव वैल्यू में जाते जाते हम मैक्सिमम वैल्यू पे भी आया करेंगे, हम नेगेटिव की भी मैक्सिमम वैल्यू पे आया करेंगे बेटा। तो इस तरीके से हम हमारी वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो मैंने वेव यहाँ पे ड्रॉ की है ना बेटा, इस वेव के अंदर अलग अलग तरह की डेफिनेशंस हैं जो हमें प्रोवाइड करनी है। तो वो हम डिस्कस करेंगे बेटा अब। जैसे आप देखोगे, ये हमारे पास आ गए हैं बेटा वेव करेक्टरिस्टिक। वेव के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो बेटा सपोज करो मैंने ना वेव को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारे पास हमारी वेव थी बेटा, मैंने ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो वेव के अंदर जो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट होता है बेटा, या आप बोल सकते हो जो मिनिमम पॉइंट होता है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट बोल लो या लोएस्ट पॉइंट बोल लो। तो बेटा ओरिजिन से लेके या एक्सिस से लेके जो ये डिस्टेंस होता है ना हाईएस्ट पॉइंट का, या बोल सकते हो जो डिस्टेंस होता है लोएस्ट पॉइंट का, इसे हम बोलते हैं बेटा एम्पलीट्यूड। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है बेटा एक्सिस से लेके हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस। इसे हम बोलते हैं बेटा एम्पलीट्यूड। जब आप एक्सिस से लेके हाईएस्ट पॉइंट मेजर करोगे, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव को हम बोलते हैं क्रेस्ट। जब आप एक्सिस से लोएस्ट पॉइंट को मेजर करोगे बेटा, लोएस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रफ।
तो इससे पहले कि मैं डेफिनेशन शुरू करूं, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए थी बेटा, क्योंकि डेफिनेशंस के अंदर मैं इन वर्ड्स को यूज करूंगा। कभी एम्पलीट्यूड बोलूंगा, कभी क्रेस्ट बोलूंगा, कभी ट्रफ बोलूंगा। तो इन वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए था। आसान भाषा में अगर बोलें तो किसी भी वेव का हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो क्रेस्ट होता है, लोएस्ट पॉइंट जो होता है वो ट्रफ होता है। और जो हमारे वेव की हाइट होती है बेटा, हाइट का मतलब है एक्सिस से हाईएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट दोनों। तो अगर मैं हाइट कैलकुलेट करूंगा, उस हाइट को हम बोलते हैं बेटा एम्पलीट्यूड। अब ये तीन डेफिनेशन हमें समझ में आ गई हैं। अब हम चलते हैं बेटा मेन डेफिनेशंस पे। तो मेन डेफिनेशंस में जो पहली डेफिनेशन आती है ना बेटा, पहली डेफिनेशन आती है वेवलेंथ की। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा लैम्डा से। इसे हम बोलते हैं लैम्डा। बी इसमें साइलेंट होता है बेटा, लैम्डा मत बोलना इसे। बी साइलेंट होता है तो हम इसे लैम्डा बोलते हैं। और होता क्या है वेवलेंथ, जैसे मान लो बेटा मैंने ये वेव बनाई, ये वेव बनाई मैंने। तो इस वेव में आपको हाईएस्ट पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, और इस वेव में आपको मिनिमम पॉइंट भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि लोएस्ट पॉइंट भी दिखाई दे रहे हैं। तो अगर बेटा मैं एक और दूसरे हाईएस्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट, बीच में कोई क्रेस्ट हमने छोड़नी नहीं है, या मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ट्रफ्स, चाहे कंजिक्यूटिव देख लो बेटा यहाँ पे क्रेस्ट, चाहे देख लो ट्रफ, दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। देखोगे अगर आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और नियरेस्ट ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ। तो अगर आपने देखा हो, वेवलेंथ और कुछ भी नहीं है बेटा, वेवलेंथ डिस्टेंस है, दो वेव्स के बीच का डिस्टेंस है वेवलेंथ। अब जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हम किस में कैलकुलेट करते हैं बेटा, मीटर में कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास वेवलेंथ के जो यूनिट होते हैं वो मीटर होता है बेटा। जो वेवलेंथ का यूनिट है वो मीटर है। लेकिन अगर आप देखोगे, मीटर तो एक बहुत बड़ी डिस्टेंस की क्वांटिटी है बेटा। तो अगर हमने इसको छोटा करना हो तो हम कुछ प्रीफिक्सेस भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे स्मॉल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो स्मॉल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं यूज कर सकता हूं बेटा एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर, और मीटर तो मैंने बता ही दिया था बेटा। नीचे उनकी कन्वर्जन्स बताई हुई हैं। ये कन्वर्जन्स मैंने आपको पहले चैप्टर में ही बता दी थी बेटा, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। और इनमें से जो सबसे ज्यादा यूज होती है ना बेटा हमारी, वो यूज होती है एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर और नैनोमीटर बेटा। ये वाली यूनिट्स हमारी भर भर के यूज होती हैं। ठीक है, वेवलेंथ आपको समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास हमारी डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को समझाने के लिए मैं एक बार दोबारा बनाऊंगा बेटा वेव। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा न्यू से। मतलब वी बनाना है, फिर वी की टांग तोड़ देनी है, थोड़ा टेढ़ा बनाना है बेटा ऐसे। तो इसे हम बोलते हैं न्यू। न्यू बोलते हैं बेटा। ये होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है देखो, जैसे मान लो ये मेरे पास मेरा मोशन का ग्राफ है बेटा। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट बना दिया मैंने। तो ये जो मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट बनाया, इस पॉइंट में से कितनी वेव्स पास हो रही हैं बेटा एक सेकंड में, वो हमें बताना है। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड बेटा। अब देखो वो तो हमारे वेव की स्पीड पे डिपेंड करेगा ना। जितनी ज्यादा वेव की स्पीड होगी, उतनी ज्यादा बार वो 1 सेकंड में पास हो जाएगा। जैसे मैं हमारे घर वाले करंट की बात करूं, हमारे घर पे जो करंट आता है ना बेटा, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। फिजिक्स में आप ये पढ़ोगे, 12th क्लास में यूनिट आएगा बेटा। तो हमारे घर पे जो करंट आ रहा है ना, वो अल्टरनेटिंग करंट है। उसे आप एज ए वेव ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमारे घर पे जो अल्टरनेटिंग करंट आता है, इसकी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होती है बेटा 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो घर पे करंट आता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में से 50 वेव्स पास होती हैं बेटा 1 सेकंड में।
एक सेकंड में 50 बार वेव पास हो जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट से। इसे हम बोलते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट करते होते हैं वैसे पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे बताया ना उन्होंने 1 सेकंड के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कैलकुलेट करते हैं पर सेकंड में। बट पर सेकंड को ही हम साइंटिस्ट के नाम पे बोल देते हैं बेटा हर्ट्स। पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, हर्ट्ज लिख सकते हैं बेटा। पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, आप सिंबल भी यूज कर सकते हो, दैट इज एच और जेड। तो ये हमारे पास हमारा सिंबल है बेटा। एक और उन्होंने बताया हुआ है यूनिट यहाँ पे साइकिल पर सेकंड, बट ये इतना रेलिवेंट नहीं है। ज्यादातर पेपर में हर्ट्स या सेकंड ही आता होता है बेटा, पर सेकंड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आ जाएगी, द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो गई हैं एक पॉइंट में से, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी बेटा। ऊपर ना मैंने आपको पढ़ाया था वेवलेंथ, नीचे मैंने आपको पढ़ाया फ्रीक्वेंसी। ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ना ये दोनों आपस में रिलेटेड है बेटा। कैसे रिलेटेड है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। इनका फॉर्मूला होता है बेटा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू सी। सी है यहाँ पे बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है हम सबको पता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वैल्यू तो फिक्स है बेटा। अगर आप कोई भी वेव पढ़ रहे हो, किसी भी टाइप की वेव है, अगर आप उस वेव की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नोट कर लेते हो और दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल आएगा। अब यहां से आप दो फॉर्मूलाज बना सकते हो। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगी सी बाय म्यू करके बेटा। और अगर आपको यहाँ पे फ्रीक्वे वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी सी बाय लैम्डा करके। तो ये हमारे पास हमारे दोनों को कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला है बेटा, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आ गई है हमारी थर्ड डेफिनेशन, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, तो अभी अभी मैंने क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। मतलब टाइम मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया था, एक सेकंड में एक पॉइंट में से कितनी वेव्स पास हो रही हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है, यानी कि मुझे टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेव्स को फिक्स करना पड़ेगा। मैं ये बोलूंगा एक पॉइंट है, इसमें से एक वेव ने पास होने में कितना टाइम लगाया। बेटा देखो 1 सेकंड से तो कम ही लगाएगी, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर तो बहुत सारी वेव्स पास हो रही हैं। एक वेव को एक पॉइंट में से पास होने के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है बेटा, टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू द 1 पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करने के लिए वेव को कितना टाइम लगा। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है बेटा, टाइम इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो टाइम पीरियड बन जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास हमारी तीन डेफिनेशन थी। आगे भी हैं डेफिनेशंस, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो बेटा, नहीं तो थम्स अप कर दो प्लीज। ठीक है, मनन, प्रियंका, तरणवीर, एश्विन। ठीक है बेटा, परमिंदर, परनीत, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। हाँ जी भाविका बेटा, ये रदरफोर्ड के बाद ही करनी है। आपको मैं कॉन्टिन्यूअस ही करवा रहा हूँ, जो जो मैं करवा रहा हूँ जैसे जैसे आपने उसके बाद ही मुझे चीजें नोट करनी है बेटा। तीन डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब थर्ड डेफिनेशन के बाद हम आ गए हैं बेटा हमारी अगली डेफिनेशन पे, दैट इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये मैंने आपको बता दिया है बेटा। किसी भी वेव की वेलोसिटी जो आपने कैलकुलेट करनी है वो होती है एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया।
एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। अब आपने छोटी छोटी क्लासेस में, आपने बेटा छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा वेव के अंदर डिस्टेंस हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ वेवलेंथ, और टाइम तो हमारे पास है ही टी। टाइम का फॉर्मूला अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया बेटा, टाइम का फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी, डिवाइड है ऊपर जाके मल्टीप्लाई। और यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बेटा, C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। यहां से इन्होंने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाल के दिखाया हुआ है बेटा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। हमने कोई और वेव पढ़नी भी नहीं है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़नी है, वो अगला टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो सारी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, इसलिए उनकी वेलोसिटी फिक्स है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अलावा अगर कोई वेव्स होती है, जैसे मैटर वेव है, साउंड वेव है, इनकी अपनी वेलोसिटी होती है बेटा, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं करती। जैसे मैं, मेरी आवाज जो है वो बोल रहा हूँ, मेरी आवाज जो है बेटा वो स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी ट्रेवल कर रही होगी, इसकी कुछ अपनी वेलोसिटी होगी बेटा। थोड़े टाइम के बाद तो सुनना भी बंद हो जाएगा। यानी कि अगर मैं घर की छत पे जाके चीखूंगा अभी, तो थोड़े से डिस्टेंस तक की आवाज जाएगी, फिर वैनिश हो जाएगी बेटा। इसका मतलब वेवलेंथ भी बहुत कम है इसकी, समझ गए। तो ये अपने पास अपना केस था बेटा। वेलोसिटी क्या होती है, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया हमारी वेव ने एक सेकंड में, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसके बाद आ जाता है बेटा वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है देखो, जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया बेटा यहाँ पे। अब इस ग्राफ में ना ये वाली वैल्यू 0 है, ये वाली वैल्यू 1 है बेटा। 0 से 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया ये। एक यूनिट डिस्टेंस में कितनी वेव्स फॉर्म हो रही हैं बेटा, जब हम वो कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं वेव नंबर। एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, हो सकते हैं 10 हो जाएं, हो सकते हैं 1000 हो जाएं, हो सकता है लाख भी हो जाएं। वेव्स पे डिपेंड करेगा बेटा, वो तो उनके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा, उनकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो एक लेंथ, यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं, उसे हम बोलते हैं बेटा वेव नंबर। वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा म्यू बार से। और म्यू बार जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ बेटा। तो ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला है। ये ना डेफिनेशन इतने काम की नहीं है, काम से मेरा मतलब है कि पेपर में नहीं पूछते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन नहीं पूछेंगे बेटा, लेकिन ये फॉर्मूले बहुत यूज होंगे आगे, तो इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला आ गया वेव नंबर का। वेव नंबर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा पर सेंटीमीटर में या पर मीटर में। पर सेंटीमीटर को पर मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्जन होती है बेटा, ध्यान रख लेना प्लीज। तो ये हमारे पास आ गया हमारा वेव नंबर। एम्पलीट्यूड के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। अगर क्रेस्ट देख रहे हो तो मैक्सिमम पॉइंट, और अगर ट्रफ देख रहे हो तो मिनिमम पॉइंट। तो बेटा यहाँ पे ना हमारी डेफिनेशन जो है वो कवर हो गई हैं। अगर आपको डेफिनेशन में कोई भी डाउट है तो पूछ लो, डाउट नहीं है तो थम्स अप करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, भाविका, राहुल, प्रियंका, मनन, परमिंदर, ठीक है बेटा। ओके, किसी का नाम ना लिया हो तो सॉरी। आगे चलते हैं बेटा। अब हमने ना वेव्स का कंसेप्ट पढ़ लिया है। हमारे पास बहुत टाइप की वेव होती है बेटा, लेकिन जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेव्स है बेटा, जिन्हें आज हम प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो वेव्स है हमारी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या ईएम वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम मैं बार बार पूरा नहीं लिखा करूंगा, मैं शॉर्ट में ही लिखा करूंगा बेटा, दैट इज ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बेटा इन्हें डिस्कवर किया था सबसे पहले जेम्स मैक्सवेल ने, जेम्स मैक्सवेल ने। और इनका नाम देखो, आप नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम के अंदर दो वर्ड्स हैं बेटा। पहला वर्ड है इलेक्ट्रो, जिसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक,
और दूसरा नाम है यहाँ पे मैग्नेटिक, जिसका मतलब मैग्नेटिक ही है बेटा। मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक प्लेट है बेटा जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और एक मेरे पास प्लेट है मेटल की जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। एक मेटल प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है बेटा। दोनों प्लेट्स को ना मैंने आमने सामने रख दिया। अब क्योंकि दोनों प्लेट्स के अंदर चार्ज का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी लाइन ट्रेवल करेंगी बेटा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जो इमेजिनरी लाइन जो है चार्जेस की ट्रेवल जो करती है बेटा, इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक तो प्रेजेंट होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक मैग्नेट थी, ये आ गया नॉर्थ पोल, ये आ गया साउथ पोल। अब आपको पता ही है बेटा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रेवल करती हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में जो लाइन ट्रेवल कर रही है उन्हें हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना बेटा, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। इसमें दोनों तरह के फील्ड प्रेजेंट होते हैं, और दोनों के दोनों जो होते हैं फील्ड, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बेटा। आप डायग्राम में साफ देख सकते हो। जैसे ये देखो, ये हमारे पास हमारी जेड एक्सिस है, ये हमारे पास हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास हमारी एक्स एक्सिस है बेटा। तो आपको जो है वो पता ही है कि तीनों जो एक्सिस होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, जेड एक्सिस से वेव आ रही है ऐसे, एक्स के ऊपर ट्रेवल कर रही है वो। और एक हमारे पास वेव आ रही है बेटा वाई एक्सिस से भी, वो ये रही। तो ये दोनों ही वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बेटा, एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है, और प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हैं। ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना। तो यही चीज हमें बोली गई है। सबसे पहला पॉइंट ही हमें ये बोला गया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों फील्ड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और दोनों जो हैं वो प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। वो डायग्राम में आपको साफ दिखाई दे रहा है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पॉइंट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मूव करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए बेटा, ये वैक्यूम में भी मूव कर सकती है। जैसा मैंने अभी अभी बोला था ना कि मैं बोल रहा हूँ, मेरी साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, हवा की जरूरत है। अगर मैं वैक्यूम में चला जाऊंगा और वहां पे बोलूंगा तो वहां पे किसी को कुछ भी सुनाई नहीं देगा बेटा। अगला पॉइंट है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी की इक्वल होती है बेटा वैक्यूम में। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं बेटा, वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं वैक्यूम के अंदर। आप अगर मीडियम चेंज कर दोगे तो स्पीड चेंज हो जाएगी, लेकिन वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो फिक्स होती है, 3 × 10⁸ डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हो। हमारे पास अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे अगर मैं बढ़िया वाले में बात करूं तो एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। थोड़े वीक वाले में बात करूं तो आप जो मोबाइल के लिए यूज कर रहे हो रेडियो वेव्स, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। वैक्यूम में एक्सरे ट्रेवल करेगी 3 × 10⁸ रेडियो वेव्स भी ट्रेवल करेंगी 3 × 10⁸। वैक्यूम में दोनों की स्पीड क्या होगी बेटा, सेम होगी। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा पॉइंट बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी होती है बेटा, वो डिपेंड करती है उनके एम्पलीट्यूड में, ना कि उसकी फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे। तो ये बेटा पुराना एजम्पशन है जो टाइम आते आते गलत हो गया था। इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग ये बोला गया, एनर्जी जो होती है बेटा वेव की, वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, बाद में हम पढ़ेंगे प्लैंक रेडिएशन लॉ। इससे अगला टॉपिक वही है बेटा, प्लैंक रेडिएशन लॉ। तो जब आप प्लैंक रेडिएशन लॉ पढ़ोगे ना, वहां पे आप देखोगे किसी भी वेव की एनर्जी जो होती है वो उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मींस जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी बेटा वेव की। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो वेव की एनर्जी होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा।
यानी कि जिनकी वेवलेंथ कम होगी उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग याद करना थोड़ा इजी रहेगा हमें, वो आगे काम भी आएगा। तो ये वाला पार्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसका जो लास्ट पोस्टुलेट है बेटा वो आगे जाके गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी होती है वो उनके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती बेटा, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है। तो ये थे हमारे पास हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एजम्पशंस बेटा। सिंपल से डेफिनेशन है, उसके बाद मैंने आपको इसके चार एजम्पशंस बता दिए हैं। अब हम आ जाते हैं बेटा हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने ये देखना है हमारे पास कितने टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, क्या क्या उनकी फ्रीक्वेंसी है, क्या क्या उनकी वेवलेंथ है बेटा। आपको ना ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको स्टिल पता होना चाहिए बेटा ऑर्डर। ये जो ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है। तो हमारे पास ना अलग अलग टाइप की वेव्स हैं। मैं आपको थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग बता देता हूँ। बेटा याद रखना, ऐसी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी एनर्जी भी हाई होगी। और ऐसी वेव्स जनरली हमारे लिए ज्यादा डेंजरस होती हैं बेटा, बहुत ही ध्यान से उन्हें यूज करना होता है। लेकिन ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उनकी एनर्जी भी कम होगी। डेंजरस तो वो भी हो सकती हैं हमारे पास, लेकिन उन्हें हम थोड़ा प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्होंने हमें जो बताई हैं अलग अलग टाइप की वेव्स, वो इन्होंने बताई हैं बेटा इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। यानी कि जो सबसे पहले आ रही है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और जो सबसे लास्ट में आ रही है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, कॉस्मिक वेव्स की वेवलेंथ सबसे कम। अभी अभी मैंने बताया था बेटा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ना एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी एनर्जी लो होगी बेटा। अगर हमारे पास कॉस्मिक वेव है जिनकी वेवलेंथ लो है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और ऐसी हमारे लिए डेंजरस होती हैं। कॉस्मिक रेज आपको मिलती है बेटा यूनिवर्स में, जब कोई तारा टूटेगा, कोई तारे की डेथ हो जाएगी, तब जो रेज एमिट होती हैं वो कॉस्मिक रेज होती हैं, सबसे ज्यादा डेंजरस। फिर हमारे पास आती हैं बेटा गामा रेज, जो न्यूक्लियर बॉम्ब के टाइम पे निकलती हैं। एक्स रेज का हम सभी को पता है बेटा, ये तो हम यूज भी करते हैं। बट ये देख लो दुनिया के थर्ड मोस्ट डेंजरस वेव्स हैं बेटा। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, जो बेटा स्किन कैंसर करेंगी, सन से निकलती हैं। विजिबल रेडिएशंस वो रेडिएशन है बेटा जिनसे आप कलर देख पा रहे हो, जिनसे आप देख पा रहे हो। ये जो मेरा मार्कर है ये रेड कलर का है, नीचे जो ये स्क्रीन है बेटा हमारे पास ये अलग अलग कलर की है, पीछे ब्लैक है आगे व्हाइट है। यहाँ पे जितने भी कलर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे कलर्स विजिबल रेडिएशन में आते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है बेटा टेलीविजन वेव्स, डिश वगैरह एंटीना वगैरह के लिए जो हम यूज कर रहे थे बेटा। फिर आ जाती हैं इंफ्रारेड वेव्स, एसी के रिमोट में, टीवी के रिमोट में। माइक्रोवेव्स का आप सबको पता ही है बेटा। और रेडियो वेव्स जो हम यूज करते हैं मोबाइल में 3G 4G 5G के लिए, तो ये रेडियो वेव्स हैं बेटा। इन सब की ना वैल्यू भी बताई हुई है यहाँ पे, आप चेक कर सकते हो। जैसे गामा रेज की जो रेंज है वो 10 की पावर 24 से 10 की पावर 20 के बीच में है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ। अगर मैं वेवलेंथ की बात करूँ तो 10 to the power -16 से लेके 10 to the power -12 है। वहीं अगर आप देखोगे रेडियो वेव्स जो है, रेडियो वेव्स की वैल्यू वेवलेंथ की तो काफी हाई है बेटा, लेकिन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू काफी कम होती है, मतलब ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होती हैं। तो इस तरह से ये वैल्यूज हैं, वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे जो ये विजिबल वाला पार्ट था ना बेटा, उसने थोड़ा सा एक्सपेंड करके बताया हुआ है देखो। विजिबल में आपको पता ही है 7 कलर होते हैं, विब गई और बेटा रेनबो वाले कलर। वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है इसका मतलब एनर्जी सबसे कम। वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है मतलब एनर्जी सबसे ज्यादा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, आने वाले टॉपिक्स में यूज होंगी बेटा। इनसे रिलेटेड कोई सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो लेक्चर बेटा हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो।
और डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दो बेटा, फिर बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। ये वैल्यूज वाला चार्ट नोट करने। बेटा सॉरी। ये वैल्यूज वाला चार्ट नोट करने। हाँ नोट जरूर करना है बेटा, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं होती, ऑर्डर याद कर लेना आप। ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लेना, बाकी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बेटा।